आसान सी चीज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? गुड। सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी आप बताइए? जी गुड 10 ओम से कम कितनी होगी? देखो मसला ये है कि जब इसका आंसर आपको पता है या इसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है? इसका आंसर आएगा वो। ये कैसे होता है? मतलब हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स में ये काम किया था। ये मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स के ज़माने की चीज़ पूछ रहा हूँ। जो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है तो जितनी रेजिस्टेंस होती है उनके नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप 5 रेजिस्टेंस 10 डिवाइड बाय 5 2 तो ये सीरीज पैरेलल को बस याद रखिएगा। हमने अब देखना है साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। व्हाट डू वी मीन बाय साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स? सो वी हैव बीन डिजाइनिंग सम CMOS लॉजिक गेट। फॉर इंस्टेंस वी डिजाइन अ CMOS NAND गेट। अगर आप याद कीजिए तो इस तरह था। ठीक है, ये है CMOS NAND गेट। अच्छा, IC डिजाइन में क्या होता है कि हम लोग जब CMOS NAND गेट की बात करते हैं तो मे भी आपके जहन में आता हो कि अरे हाँ बाजार में मिलती है काले रंग की IC CD 4004 टाइप का कोई नंबर होता है 4096 पता नहीं क्या, और हम खरीद कर आते हैं यूज करते हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूसेज ऑफ दोज ICs, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग द सर्किट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट IC। उसके अंदर सर्किट कैसे डिजाइन होता है, तो उसकी कंप्लीट स्कीमेटिक तो ये रही कि जी ट्रांजिस्टर्स को इस तरह जोड़ा जाएगा। जब हम IC बनाते हैं तो टिपिकली डिजिटल डिजाइन में हमारे पास रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, डायोड्स ये सब नहीं होते। क्या होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और डिजाइनिंग जो होती है एक तो उनकी टोपोलॉजी, उनका कनेक्शन और उनका साइज। उनका साइज क्या होगा इसके ऊपर मैटर करता है। तो हमें ये देखना है कि हम इन ट्रांजिस्टर्स के साइज क्या रखेंगे। ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर कितना बड़ा होगा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव टू लुक इनटू। तो फॉर इंस्टेंस earlier we studied about a CMOS inverter और CMOS inverter ऐसा था और इसकी कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस थी। ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होती थी NMOS के थ्रू और ये चार्ज होती थी PMOS के थ्रू। इसका जो एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो यहां से पता चलता है कि सर्किट कैसे चार्ज हो रहा है और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये चार्ज होगा तो ये RDP के थ्रू चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये RDN के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है बात? अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सिमेट्री, यानी जितनी देर इसको चार्जिंग में लग रही है उतनी ही देर डिस्चार्जिंग में लगेगी, तो RDP और RDN के बारे में आप क्या बता सकते हैं? उनकी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये काम हमने लास्ट टाइम किया था या उससे पिछली क्लासेस में किया था। RDP इज इक्वल टू RDN, और अगर RDP RDN के बराबर है तो इसका जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि W/L of PMOS over W/L of NMOS is equals to the ratio of the mobility of the two materials, mu n upon mu p।
For all practical purposes, it is approximately equals to 2. So unless otherwise stated, its value will be 2. यानी आपको अगर नहीं बताया तो अब ये assume कीजिए जनाब इसकी वैल्यू 2. So mu1 upon mu p is equals to approximately 2. इसका मतलब ये है कि W by L of PMOS, PMOS के ट्रांजिस्टर का साइज NMOS के ट्रांजिस्टर के साइज से डबल होगा. NMOS छोटा होगा, PMOS बड़ा होगा, लेकिन छोटे NMOS की रेजिस्टेंस जितनी होगी उतनी बड़े PMOS की रेजिस्टेंस होगी. और जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों के पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो सेम आएगा. ये बात हम कर चुके हैं. अच्छा, अब साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में क्या किया जाता है? साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स में हम कहते हैं कि वी कीप द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर साइज सच दैट इट ऑफर्स द सेम रेजिस्टेंस. It offers the same resistance as was present in the CMOS inverter. हर पाथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो उतनी ही होगी जितने के CMOS इन्वर्टर के पाथ की रेजिस्टेंस थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुल डाउन का पाथ होगा, एक डिस्चार्जिंग का पाथ होगा, इसकी रेजिस्टेंस है RDN, तो इस पाथ की जो रेजिस्टेंस होगी, इस पाथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी RDN के बराबर होनी चाहिए. इससे क्या होगा? जो डिस्चार्जिंग टाइम है हमारे सर्किट का और जो डिस्चार्जिंग टाइम है इन्वर्टर का वो सेम होगा. सो वी स्ट्राइव टू अचीव द डिस्चार्जिंग टाइम इक्वल टू और लेस देन द CMOS इन्वर्टर. तो हम ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी डिस्चार्जिंग का टाइम इन्वर्टर के डिस्चार्जिंग टाइम से ज्यादा ना हो. इस चीज को क्या मतलब हुआ, इसकी वजाहत अभी हम देखते हैं. तो मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने एक CMOS इन्वर्टर को इस तरह पीस वाइज रेजिस्टेंस फॉर्म में शो किया, इसी तरीके से मैं अब NAND गेट को भी आपकी आसानी के लिए उसी तरीके से रेजिस्टेंस की शक्ल में दिखाता हूं. ठीक है, ये वो ट्रांजिस्टर्स हैं और इसकी बात हो रही है. अब मैं ये कहता हूं कि ये जो कैपेसिटर है, जस्ट लाइक द कैपेसिटर इन द CMOS इन्वर्टर, दिस इज हियर वी हैव अ कैपेसिटर. इस कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है. किस रास्ते से डिस्चार्ज होना है? इस रास्ते से डिस्चार्ज होना है. ये जो कैपेसिटर इस रास्ते से डिस्चार्ज होगा तो इसको जो यहां पे रेजिस्टेंस मिलेगी, इसको इस डिस्चार्जिंग के रास्ते में जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो इस रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए. किस रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए? जो CMOS इन्वर्टर में. अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि इसकी डिस्चार्जिंग में कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, क्या आप बता सकते हैं कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है? जी, कितनी रेजिस्टेंस है? तो कितनी है? तो टोटल रेजिस्टेंस है RDNA प्लस RDNB. तो इसको बराबर होना चाहिए किसके? वो रेजिस्टेंस जो कि हमें वहां मिली थी, यानी RDN इसी के. अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स तो आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम है. और मैं उसको कह देता हूं आपसे कि सिंस RDNA प्लस RDNB इज इक्वल्स टू RD, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2RD इज इक्वल्स टू RDN. तो RD एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? RDN अपॉन 2. ठीक है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? RDN अपॉन 2. यानी इन्वर्टर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो आधी होगी. एक की रेजिस्टेंस आधी होगी, दोनों मिलकर इस रेजिस्टेंस के बराबर होंगे. तो इससे फायदा क्या होगा? जितना इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए रुकावट मिल रही थी उतनी ही इस कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज करने के लिए रुकावट मिलेगी, एंड हेंस द डिस्चार्जिंग टाइम वुड बी सेम. दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू डू. तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो RDN अपॉन 2 के बराबर है. वन थिंग, जब हमने यहां पे बात की थी तो हमने एक चीज ये देखा था कि RD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W by L रेशियो.
जो रेजिस्टेंस है वो W/L रेशियो से बिलक्स मुतनासिब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। RD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W/L। इसका क्या मतलब है, अगर RD बढ़ेगा तो W/L रेशियो कम होगा, अगर RD कम होगा तो W/L रेशियो बढ़ेगा, अगर RD हाफ होगा तो W/L रेशियो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर RD हाफ है तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसका कुछ साइज है। लेट मी अज्यूम दिस साइज इज 400 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। एंड सिमिलरली क्योंकि हमने ये देखा था कि PMOS का साइज NMOS के साइज का डबल होता है, मैं यहाँ पे असम्पशन ले रहा हूँ कि 800 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स ये PMOS का साइज है। तो आप ये देखें कि जो NMOS का साइज है इन्वर्टर का, यहां पर जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं वो इन्वर्टर के ट्रांजिस्टर के मुकाबले में डबल साइज के हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिर इसकी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हाफ है इन्वर्टर के मुकाबले में, नैंड गेट की रेजिस्टेंस हाफ है, और हाफ का मतलब क्या है कि W/L रेशियो जो होगा वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर ये 400 नैनोमीटर्स का ट्रांजिस्टर इन्वर्टर में लगेगा तो यहाँ पे क्या 400 नैनोमीटर्स का ट्रांजिस्टर लगेगा? नहीं, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगेगा वो लगेगा 800 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स का। ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये होगा 800 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। सो नाउ ट्रांजिस्टर बड़ा है, ट्रांजिस्टर बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, दोनों सीरीज में है तो दोनों की रेजिस्टेंस जब ये सीरीज में है तो मिलकर कितनी हो जाएगी, वो इक्विवेलेंट आ जाएगा RDN। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द CMOS NAND गेट। The same thing from a slightly different perspective, थोड़े से डिफरेंट तरीके से करें तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंसेस इन सीरीज है, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में होती हैं तो आपने अभी देखा कि 5 ओम्स प्लस 5 ओम्स का फॉर्मूला लगेगा, और रेजिस्टेंस W/L के साथ कैसे रिलेशन में है, इनवर्स। रेजिस्टेंस एक और चीज के साथ भी तो इनवर्स रिलेशन में होता है जो हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स के जमाने से, बल्कि मैट्रिक फिजिक्स के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या चीज है, रेजिस्टेंस किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड, R इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंडक्टेंस। तो अब अगर मैं कहूं ये 5 ओम्स नहीं है, ये 5 मो है, ओम्स का अपोजिट क्या होता है, मो। तो अगर ये 5 मो का है या 5 सीमेंस कह लो, 5 सीमेंस का है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 सीमेंस। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, दो कंडक्टेंसेस हैं 5 मो और 5 मो की, तो इक्विवेलेंट क्या होगा 2.5। क्यों 2.5 क्यों होगा, उसकी वजह यह है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगी तो कंडक्टेंस पर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल होंगी तो कंडक्टेंस पे सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे तो W/L पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगी तो W/L पर सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इट इंप्लाइज दिस, मुझे टोटल कितना चाहिए 400 नैनोमीटर्स। आसानी के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं N का, यानी मुझे कितना चाहिए, N साइज चाहिए। अगर मुझे N साइज चाहिए, एक ट्रांजिस्टर का जो साइज हो, एक दूसरे ट्रांजिस्टर का साइज हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट साइज N के बराबर होना चाहिए। हमें इससे कंपेरेबल करना है ना, इन CMOS इन्वर्टर द साइज वाज N, मैं चाहता हूं कि इसके पार्ट का इक्विवेलेंट साइज N आए। तो अब इंडिविजुअल साइज क्या हो कि इक्विवेलेंट N आए, ये ख्याल आता है सर N/2 प्लस N/2, लेकिन नहीं, यहां पे ट्रांजिस्टर सीरीज में है। जब ट्रांजिस्टर सीरीज में होते हैं तो W/L पे कैसा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल का। इसका मतलब ये है कि क्या वैल्यूज हो जिसका इक्विवेलेंट N आए, दो वैल्यूज हैं
ठीक है ना, x पैरेलल विथ x इज इक्वल्स टू 10 ohms। x की वैल्यू बताइए, 10, 5 पैरेलल विथ 5 इज 10, नहीं, क्या वैल्यू होगी 20। ये कैसे पता जी, अभी हमने बात की थी ना, जितने होते हैं पैरेलल में उससे डिवाइड करते हैं, 2 है तो 20 पैरेलल विद 20 इज इक्वल्स टू 10। सो अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए n, तो इसका इंडिविजुअल साइज क्या होगा 2n, और इसका इंडिविजुअल साइज क्या होगा 2n। 2n and 2n, the transistors are in series, the W by L ratio will be in parallel, तो 2n पैरेलल विद 2n, इसका साइज आएगा n। तो ये 2n, और आप देख लीजिए n की वैल्यू क्या है 400 नैनोमीटर, 2n क्या हो गया 800 नैनोमीटर, तो ये इसका साइज है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर चार्जिंग के लिहाज से, तो चार्जिंग के लिहाज से मैं ये चाहता हूं कि इस इधर से एक चार्जिंग हो रही है, और कहां से चार्जिंग हो सकती है, एक चार्जिंग यहां से हो सकती है, और कहां से चार्जिंग हो सकती है, और कहां से चार्जिंग हो सकती है, एक इस रास्ते से हो सकती है, एक उस रास्ते से हो सकती है, और दोनों से भी तो हो सकती है। मैं कह रहा हूं मैं इस नलके से बाल्टी भर रहा हूं और मैं इस नलके से बाल्टी भर रहा हूं, और क्या तरीका बाल्टी भरने का, वो दोनों नल खोल दो। अच्छा, अगर एक नल खोलेंगे बाल्टी जल्दी भरेगी, या दो नल खोलेंगे बाल्टी जल्दी भरेगी, दो नल खोलने से। तो इसका मतलब ये है अगर इधर से चार्जिंग होगी इट विल टेक सम टाइम, अगर यहां से करेंगे इट विल टेक अनदर टाइम, अगर मैं दोनों को करूंगा तो इट वुड टेक मोर टाइम और लेस टाइम, तो चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, यानी कि इन्वर्टर से भी कम टाइम। लेकिन हमने ये करना है कि हर पाथ का जो टाइम है वो इन्वर्टर के पाथ के बराबर आ जाए, तो इसका जो इक्विवेलेंट साइज है वो इसके इक्विवेलेंट साइज के बराबर है। अब भला इसका साइज क्या है, इसके साइज को हम नाम देते हैं P का। तो इस पाथ में जितने ट्रांजिस्टर आ रहे हैं, इस पाथ में जितने ट्रांजिस्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट साइज P होना चाहिए। इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, जस्ट वन। इस पाथ में यहां से चार्जिंग के लिए सिर्फ एक ट्रांजिस्टर है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए P। सिमिलरली जब ये है, जब ये वाला ट्रांजिस्टर चल रहा है तो कितने ट्रांजिस्टर हैं इस पाथ में, एक, तो इसका साइज क्या होना चाहिए P, ठीक है। तो इसका साइज है P और इसका साइज है P। व्हाट इफ दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, अब क्या हो जाएगा, तो अब ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर हो गए पैरेलल में, और इसका मतलब है रेजिस्टेंसेस हो गई पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होंगी तो W बाय L पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीरीज का। इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल विद दिस, इक्विवेलेंट साइज क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा, यानी कि बड़ा ट्रांजिस्टर हो गया। 2P का मतलब है ट्वाइस द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी उसका टाइम और भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट, सही। दिस इज द साइजिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। यहां से करके हमने बता दिया कि इसका मतलब है इसका साइज है 800 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स, इसका साइज है 800 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द साइजिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। मैंने इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैंने ये वाला रजिस्टर बनाया, ये किया, इसको ये तो वो रेशनल है कि यार आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर साइजिंग करनी है तो व्हाट डू वी एक्चुअली नीड टू डू, इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर इंस्टेंस प्रैक्टिस के लिए हम और काम करते हैं, y बार इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। नॉर गेट है जी, इसका कैसा बनेगा, ये बॉटल हटा दे।
ऐसे ही बिल्कुल सही है। अच्छा आप कुछ शायद पूछ रही थी, मैंने कहा था वेट कीजिए, हो गया। अच्छा y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी, अब ये है। अब देखिए इसको कैसे करना है, मैंने ये सब कुछ बताया, ये आपने नहीं करना है। साइजिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर कैसे की जाती है, ये सर्किट है, आप ये देखिए डिस्चार्जिंग के कितने रास्ते हैं, चार्जिंग के कितने रास्ते हैं, नाप लें। डिस्चार्जिंग का एक रास्ता, डिस्चार्जिंग का दूसरा रास्ता, चार्जिंग का सिर्फ एक रास्ता। इस रास्ते का इक्विवेलेंट साइज क्या होना चाहिए, n। इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं, 1, तो इसका मतलब है 1n। इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर हैं, 1, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो टोटल साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1n। इसकी बात कीजिए, इसमें ये चार्जिंग का रास्ता है, इसका टोटल साइज क्या होना चाहिए, p। इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं, 2, तो फिर इनका साइज होगा 2p और 2p। क्यों, जब 2p और 2p है तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4p, नहीं p। सर सीरीज में है, सीरीज में तो ऐड होता है, सीरीज में रेजिस्टर ऐड होता है, सीरीज में रेजिस्टर ऐड होता है, कंडक्टेंस नहीं ऐड होती, W by L रेशियो नहीं ऐड होती, बिकॉज W by L रेशियो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है। ये सारी मैंने जस्टिफिकेशन दी है, यहाँ पे आपने जस्टिफिकेशंस नहीं देनी है, यहाँ तो आपने सिंपल जो एक तरीका कार है मेथड अप्लाई करना है। तो दिस इज 2p एंड दिस इज 2p, खत्म हो गया सर्किट डिजाइन। अब चाहें तो हम लिख भी दें इसके साथ, n इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। दिस इज 400 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। 2p किसके बराबर होगा, तो p कितना है, p कितना है, वहां लिखा हुआ है 800 नैनोमीटर्स। 2p का मतलब क्या हो जाएगा, 1600 नैनोमीटर्स ओवर 130 नैनोमीटर्स। और ये क्या है, ये है 1600 नैनोमीटर्स बाय 130 नैनोमीटर्स। तो दिस इज द साइजिंग ऑफ द सर्किट। आप ना सिर्फ ये कि सर्किट के कनेक्शंस बता रहे हैं, आप ना सिर्फ ये कि कितने ट्रांजिस्टर हैं ये बता रहे हैं, बल्कि आप ये भी बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर कितना बड़ा होगा। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास राइज टाइम और फॉल टाइम ना सिर्फ ये के बराबर आएगा, बल्कि वो सीमॉस इन्वर्टर के राइज टाइम और फॉल टाइम के बराबर आएगा। हम सीमॉस इन्वर्टर को अपनी यार्ड स्टिक क्यों बनाते हैं, सीमॉस सर्किट इज बाय फार द सिंपलेस्ट लॉजिक गेट, जो उसका राइज टाइम फॉल टाइम है, ठीक है, उसको जो राइज टाइम और फॉल टाइम है हम इसीलिए करते हैं कि उससे सिंपल कुछ नहीं है। तो इससे ये होता है कि अगर देयर आर डिफरेंट लॉजिक गेट्स व्हिच आर वर्किंग इन पैरेलल, तो फिर उनके जो आउटपुट्स हैं वो सारे एक साथ हैं। ऐसा ना हो कि पहले एक आ रहा है दूसरे का इंतजार किया जा रहा है एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। ये कौन सा गेट है, NAND गेट, वो है NOR गेट। ट्रांजिस्टर के साइजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि NAND और NOR में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो दोनों ही बुरे लग रहे हैं, लेकिन चलो अगर कौन सा कम बुरा लग रहा है और क्यों। जी पहले मैंने सवाल पूछा था, मेरे सवाल का आप जवाब दें। NAND और NOR, NAND वाला अच्छा लगा। अभी मैं ये भी नहीं पूछा कि क्यों आपको NAND पसंद है, आपकी चॉइस है। जी आपका सवाल है। हम आमतौर पर हर जगह ये करते हैं ताकि सिमेट्री आए। ताकि उसमें अननेसेसरी डिलेज ना हो। एक सर्किट में नहीं, जो पैरेलल चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। किसका डिले ज्यादा है ये बताएं। हाँ, लेकिन वो इन्वर्टर से आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि जो जितना पॉसिबल डिले है ना, वो आपने बेंचमार्क कर लिया है, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, उससे पहले आ जाएगा डेफिनेटली। वो वाली बात है। सॉरी,
देखिए वो डिले आएगा, लेकिन आपका जो एक बेंचमार्क है, जो आपके पास आपने एक बेंचमार्क बनाया कि इन्वर्टर का, उससे ज्यादा डिले किसी में नहीं होगा। यानी जब आप डिजाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं जी, आपके सारे लॉजिक गेट्स हैं, ये आउटपुट कब तक देंगे? आप कहें सर पता नहीं, ये तो इतने में भी दे सकता है और उतने में भी दे सकता है। सो हाउ एम आई गोइंग टू कैस्केड थिंग्स? इसमें यह है कि अब आपको पता है सर प्रोपेगेशन डिले जी, इसका प्रोपेगेशन डिले कितना है? इतना है। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तभी तो हम मार्जिन रख के चीजों को डिजाइन करेंगे कि भाई हमें इसके बारे में ये डेफिनेटिव पता है कि ये इतनी देर में आ जाएगा, उससे पहले आएगा हो सकता है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट होता है हम आगे इंशाल्लाह से देखेंगे लैचेस का। व्हाट आर लैचेस फॉर? लैचेस इसीलिए होती है कि जो जल्दी आउटपुट्स आते हैं उनको होल्ड करके रखता है। लैचेस वो इसी वजह से होती है कि कुछ जल्दी आ सकती है, लेकिन डेफिनेटिवली आपको एक चीज का डिले पता होना चाहिए कितना होगा। अच्छा जी, आपको तो नैंड गेट अच्छा लगा, नॉर गेट किस किस को अच्छा लगा? किसी को नॉर गेट अच्छा नहीं लगा। नैंड गेट क्यों अच्छा है? आपने कहा कि जोर शोर से कि मेरा जो नैंड गेट पसंद है, बिकॉज आपने नॉर के पर हाथ नहीं उठाया, बस साबित हुआ कि आपको नैंड गेट पसंद है। तो बताइए व्हाई इज नैंड गेट सो ब्यूटीफुल? इतना अच्छा क्यों है? ऐसी पसंद करके बैठ गए आप लोग, हद हो गई। क्यों अच्छा है ये जी? एक वजह ये नजर आ रही है 800 800 800 800, इनका साइज छोटा है। 1600 1600 400 400, इसका साइज बड़ा है। यस, दैट्स वन ऑफ द रीजन। द अदर रीजन इज अगेन सिमेट्री। अब ये अगर आप देखें तो टोपोग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल सिमेट्री है। क्यों? यहां पे नन्हे मुन्ने से एनमॉस और इतने बड़े सारे पीमॉस, और यहां पर देखें तो जितना बड़ा पीमॉस है उतना ही बड़ा एनमॉस है। ठीक है, मैं मोबाइल ले लूं 1 मिनट में। काउंटलेस टाइम्स बना चुके हैं, काउंटलेस टाइम्स। ठीक है, क्या है ये? दैट्स एन इन्वर्टर? नहीं, दिस इज अ ट्रांजिस्टर। दिस इज जस्ट वन ट्रांजिस्टर, और ये हमारे पास एनमॉस है। ठीक है, अगर मैं ये आपको दिखाऊं, दैट्स अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स। ये क्या है? ये सोर्स है। ये क्या है? ये ड्रेन है। सोर्स और ड्रेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके ऊपर मैंने रख दिया। अभी जो आपको चीज नजर आ रही है ये ट्रांजिस्टर है। इसमें ड्रेन कहां पर है? ये ड्रेन है। इसमें सोर्स कहां पर है? ये सोर्स है। इसमें सर गेट कहां पर है? ये डस्टर जो है ये गेट है। सही है। इसमें चैनल कहां पर है? वेयर इज द चैनल? बिल्कुल डस्टर के नीचे, जो डस्टर के नीचे चैनल है, जैसे यहां पर है। इसमें चैनल लेंथ आप शो कर सकते हैं क्या? इस फिगर में, इस फिगर में चैनल लेंथ शो की जा सकती है। ये या चैनल की विड्थ कहां है? दिखाओ, इसमें चैनल विड्थ कहां पर है? इसमें आप चैनल विड्थ नहीं दिखा सकते। दिट्स अ 2D पिक्चर। ठीक है, मैं इसको 3D कर देता हूं। ये लो जी, इसको मैंने ये 3D बना दिया। अब चैनल की विड्थ कहां है? सो दैट इज इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड। अगर आप कहें भाई ये है चैनल विड्थ। करंट कैसे फ्लो करता है? करंट यूं करके नीचे उतरा ड्रेन से, नीचे से इसके इस चैनल से बहता हुआ आया और यूं सोर्स से बाहर निकल गया। यूं करके करंट आया, इस तरह से करके बाहर निकल गया। अगेन टू द सेम थिंग। ये एक्चुअली आप लोगों को तो 2D नजर आ रहा था ना, लेकिन ये 2D तो नहीं है, ये तो 3D है। मैं आपको अब 3D वर्जन दिखाऊं तो इस तरह से टेढ़ा करके। ये एक और तरीका ये है, मैं आपको ना जो मुझे अभी व्यू नजर आ रहा है, मैं आप लोगों से वो व्यू शेयर करता हूं जो मुझे नजर आ रहा है, यूं करके। इसमें चैनल लेंथ कहां है? कैन यू सी द चैनल लेंथ? कैन यू डिटरमाइन द चैनल लेंथ? इसका जवाब है तकरीबन हाँ। क्यों? डस्टर के नीचे है ना, ऊपर से देख रहे हो डस्टर कितना चौड़ा है, पता चल रहा है। ये है चैनल लेंथ। विड्थ कहां पर है?
ये चीज या डस्टर की जो विड्थ है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा लंबा वाला मोबाइल ले लूं तो मैं क्या चीज बढ़ा रहा हूं? लेंथ बढ़ा रहा हूं? नहीं, विड्थ। अब इतना चौड़ा रास्ता है, वहां से करंट यूं बहता हुआ जा रहा है, दिस इज द चैनल लेंथ। तो हमारे पास ये तस्वीर होती है, ठीक है, चैनल लेंथ की, चैनल विड्थ की, इस तरीके से। हम जब आईसी डिजाइन करते हैं तो उसमें इस तरह सामने से नहीं देखते, क्योंकि आईसी इट्स लाइक अ डिस्क। आप डिस्क को समझ लीजिए, आप ऊपर से देख रहे हैं जो भी आपने लेआउट बनाना है, ट्रांजिस्टर्स बनाने हैं ये। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द एग्जैक्ट लेआउट ऑफ ट्रांजिस्टर, लेकिन मैं आपको बताऊं इस तरह से होता है। यानी जो भी ट्रांजिस्टर होगा ना, ये ट्रांजिस्टर है एनमॉस। इसको जब आप ऊपर से देख रहे हैं, वही वाली चीज जब आपने इसको ऊपर से देखा है तो अब आप बता सकते हैं ये डायमेंशन क्या है। ये जो डायमेंशन है ये ट्रांजिस्टर की चैनल विड्थ है, और चैनल लेंथ कहां होगी भाई? वो इसके अंदर कहीं पर होगी। तो जब हम लेआउट बनाते हैं, जब हम आईसी का लेआउट बनाते हैं तो इस तरह से एक एनमॉस रखते हैं। अब अगर मैं इस मिसाल की बात करूं तो एक एनमॉस है और इसके बराबर में एक दूसरा एनमॉस रखा, अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज है, विड्थ सेम है, लेंथ सेम है। पीमॉस पता है कहां बनाते हैं? टिपिकली पीमॉस हम जो बनाते हैं हम इससे ऊपर बनाते हैं। कहां बनाएंगे? वो जी ऐसा होगा, ये पीमॉस हो गया। ये पीमॉस है, ये एनमॉस है। किसकी विड्थ मैंने ज्यादा बनाने की कोशिश की है? अप्रॉक्सीमेटली सब सेम है। इस तरह की सिमेट्री नजर आती है। जब इसका लेआउट बनेगा तो इसका लेआउट कैसा बनेगा? इसका लेआउट ऐसा बनेगा कि भाई ये रहा आपका पीमॉस, ये रहा आपका एनमॉस और 400 नैनोमीटर, और ये जो होगा 1 2 3 4, जो पीमॉस बनेगा वो ये बनेगा। ऐसा होगा इसका लेआउट। उसका लेआउट देखें माशाल्लाह कितना सिमेट्रिक प्यारा सा है, और ये जो है ये एरिया भी ज्यादा रह रहा है और सिमेट्री भी नहीं है, राइट? इस वजह से उसको हम प्रिफर नहीं करते। एंड दिस इज द आर प्रिफर्ड गेट। ये कौन सा गेट है? NAND gate, and that is why we call NAND gate as the universal gate or the universally preferred gate. Why? Because it is such a beautiful thing. ठीक है, कोई सवाल है किसी का तो प्लीज। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, छोटी टेक्नोलॉजी तो उस वक्त तक आती ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में तो 2 नैनोमीटर पर ही करेंगे, 1 नैनोमीटर तो नहीं आई, वो तो 2 साल बाद आएगी। अच्छा जी, लेट्स हैव सम मोर प्रैक्टिस। y bar is equals to ab plus c. y bar is equals to ab plus c. इसके लिए साइजिंग करनी है, ठीक है, इसके लिए साइजिंग करनी है। सो y bar is equals to ab plus c, ये ab है, ये c इसके पैरेलल में हो गया, फिर ये a और b पैरेलल में है, c इनके सीरीज में हो गया। साइजिंग करनी है, कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, पाथ्स। ट्राई टू आइडेंटिफाई द पाथ्स। जी, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 है, और ये क्या है? पाथ नंबर 4। तो सर ये जो है ये दोनों के पाथ में शामिल हो सकता है? जी हो सकता है, ठीक है, एक एक करके करना है। अच्छा, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर हैं? इसका साइज n। इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर हैं? इसका साइज 2n and 2n। इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2, एक और ये दूसरा ना, तो साइज क्या हो जाएगा? 2p and 2p। इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2, पहले ही 2p आ चुका है, तो ये कितना होगा? 2p। अल्लाह खैर सर, हो गया ट्रांजिस्टर की साइज। सॉरी, दोबारा
इसका साइज बता दिया 2p। आप एक चीज पे दो बार कहते हैं कि वो 2p है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात यह है कि अगर इसका साइज 2p आया आपकी एक कैलकुलेशन से, दूसरी कैलकुलेशन से 3p आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, क्योंकि साइज दो नहीं हो सकते, साइज एक ही हो सकता है। y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस सी डी। इसके लिए डिजाइनिंग कीजिए, सर्किट डिजाइन कीजिए और फिर साइजिंग मत कीजिए इसकी। अब बाय द वे y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस सी डी में लास्ट टाइम करवा चुका है, तो आप स्कीमेटिक वहीं से देख सकते हैं। सीरत, जोबिया, हाजरा, वानिया, मुतीबा, हया, युसरा, शिजा, आमना, यूजा, फातिमा, अशना, आमना, हादिया, उमैमा, उमैमा, अलीजा, जवेरिया, विशाल, अजर, ईमान, किंजा, जैनब, तहरीन, तजीन, आयत, माहम, राहिम, शहूद, तैयब, अहमद सलमान, शहूद, शहूद आपसे, फाइज, दुरे समीन, जवाब, बयान, अलीजा, अलिस्मा, मिसबा, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, मुसबुद्दीन, उमर, आकाश, उसामा, अजान। हाँ
वाई बार इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। पहले से बताया ए और बी सीरीज में, सी और डी सीरीज में, ए और बी का कॉम्बिनेशन सी और डी के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में। तो ए बी का कॉम्बिनेशन यहाँ पैरेलल में, सी डी का कॉम्बिनेशन यहाँ पैरेलल में, ए बी का कॉम्बिनेशन सी डी के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हो गया। चले जी, अब नंबर ऑफ पाथ्स देखते हैं, कितने पाथ हो गए। इस पाथ, एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2। साइज क्या होगा? 2n 2n। इसमें 2n एंड 2n। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखते हैं तो अब कितने पाथ हैं? एक पाथ है ए से आकर सी से आकर वाई, एक है बी से आकर सी से आके वाई, एक बी से डी से होके ए, बी से जो भी है। चलो भाई एक पाथ ये हो गया, जो भी। इसमें इस पाथ में कितने ट्रांजिस्टर आए? 2, 2p एंड 2p। इसमें कितने आए? 2p एंड 2p। बाय द वे, अगर ये सारे ऑन हो जाएंगे तो फिर इक्विवेलेंट क्या आएगा? जब ये सारे ऑन हो जाएंगे तो अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2p और 2p पैरेलल में, इक्विवेलेंट क्या आएगा? p आएगा। 4p, 2p और 2p पैरेलल में, इक्विवेलेंट क्या आएगा? 4p। 4p और 4p फिर सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में 4p हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 8p, 2p। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2p। मैं रिपीट करता हूं, देखो पैरेलल में ऐड होता है, सीरीज में छोटा हो जाता है। ये दोनों पैरेलल में, तो 2p एंड 2p, 4p। आप ये देखें, VDD से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितने ट्रांजिस्टर से गुजरना पड़ा? 2। तो इनका इक्विवेलेंट साइज क्या होगा? 2p और 2p। अब देखिए ऊपर से नीचे, मिसाल के तौर पे चलें, छोड़े ऊपर से नीचे इस तरह ना करें। आप कह लें A और D ऑन है, तो VDD ऊपर है, Y नीचे है, तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे ही होगा। इट शुड नॉट ओनली बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी करके जा सकते हैं, रिजल्ट तो वही है ना, 2p एंड 2p। आप जो भी कॉम्बिनेशन करें वो उसी तरह आएगा। तो दैट्स 2p एंड 2p। तो जब 2p और 2p है पैरेलल में ऐड होते हैं नंबर, तो इक्विवेलेंट क्या आ गया? 4p। 2p एंड 2p क्या आ गया? 4p। अब ये जो दो ट्रांजिस्टर्स बने, समझे इस तरह के इक्विवेलेंट, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। और सीरीज में साइज रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का क्या मतलब है? 4p का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2p। ठीक है ना? ये साइज की बात हो रही है, रेजिस्टेंस नहीं है। बाय द वे, रेजिस्टेंस और साइज में इनवर्स रिलेशन था, तो इस तरीके से आएगा। इसमें क्या होगा? 2n एंड 2n क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट n। 2n एंड 2n इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n। फिर वो n और ये n पैरेलल में, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, लेकिन ये कब है? जब सारे चल रहे हो, विच इज व्हाट वी कॉल द बेस्ट केस। वो फिर बेस्ट केस है। तो यानी कि जब बेस्ट केस होगा तो इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम, क्योंकि इसका साइज जो है वो इन्वर्टर का डबल हो गया, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम जो होगा वो इन्वर्टर के मुकाबले में इंशाल्लाह हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब साइज बड़ा होता है तो टाइम कम होता है। अच्छा, y bar is equals to AB plus C times D। इसके लिए साइजिंग कीजिए। y bar is equals to AB plus C times D। यहाँ से बनाना शुरू कर सकते, पहले पुल डाउन बनाते हैं ना, फिर पुल अप बनाते हैं। यहाँ से बनाएंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा।
अजब, हिंदू खियारी को एक पेज निकाल के दे दो, कहीं गुजारा हो जाए इसका, ठीक है, अल्लाह तुम्हें और देगा। एक किताब भी नहीं बनाई साथ, सर आज ऐसे सिर्फ दुनिया से सिकंदर आजम गया था, आया कोई नहीं था इस तरह। हैं? हम लोग जब इंटर में पढ़ रहे थे ना, तो हमारी एक चीज़ होती थी एनसीसी, उसमें क्या होता था, वो ना आर्मी वाले ना एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, उसमें बड़ी तफरीह होती थी। उसमें इसी तरह होता था, वो आया सूबेदार चक्कर लगाने के लिए, उसने देखा नहीं, मैंने क्या कि पेंसिल यूँ करके पीछे दौड़ी, दांत से छीली, वो लिखना शुरू। आप लोगों के भी हालात नहीं हैं, लेकिन उसमें पास होना ज़रूरी नहीं था। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है जी, कोई बात नहीं, तो 7 साल की होती है एनरोलमेंट, रिलैक्स। तो देखिए ये इसका सर्किट होगा ए बी प्लस सी टाइम्स डी, ए बी प्लस सी, उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ डी इन सीरीज, ए और बी पैरेलल में, सी उसके साथ सीरीज में, उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ डी जो है वो पैरेलल है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि पार्ट्स कौन कौन से, ठीक है। दिस इज अ बिट एटिपिकल, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना, प्लीज पे अटेंशन। इसमें कौन कौन से पाथ हैं? ये एक पाथ है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 3। ये जो आप देखिए तो इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2। एंड यस, D इज कॉमन इन बिटवीन द टू। वैसे अब उसूल क्या है, एक नया उसूल वाज़े करते हैं, आपको बताएं कि आप पहले उस फैक्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा है ना, सबसे पहले उससे स्टार्ट लेना चाहिए। किसमें ज्यादा है? ए, बी और डी वाले। तो इसका मतलब क्या है, अब इसका साइज क्या होगा कि हमें कितना इक्विवेलेंट चाहिए? n, और कितने ट्रांजिस्टर है रास्ते में? 3। तो हर एक का साइज क्या हो जाएगा? 3n, 3n और 3n। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3n, 3n, 3n का इक्विवेलेंट क्या आएगा? n। अब दूसरे पार्ट पर आइए, इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2। इसका इक्विवेलेंट क्या चाहिए मुझे? n। हर पाथ से n मिलना चाहिए ना, इस पाथ से n मिल रहा है, इस पाथ से मुझे n मिलना चाहिए, तो इसका 2n और इसका 2n लिख दें, है ना। लेकिन मैंने कहा था जब एक ट्रांजिस्टर के साथ आपके पास 2 वैल्यूज आए डिफरेंट, तो इसका मतलब है गड़बड़ किसमें है? गड़बड़ आपके काम में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रखें, ये कुछ गड़बड़ होगी। अब बात क्या है, हमें इस पाथ का इक्विवेलेंट क्या चाहिए? n चाहिए। एक का साइज क्या है? 3n। दूसरे का साइज क्या होना चाहिए? लेट्स कॉल इट x। तो इक्विवेलेंट क्या है? n। एक वैल्यू क्या है? 3n। दूसरी वैल्यू बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? और याद रहे ये और ये जब हम कहते हैं ना 3n 3n 3n, तो हम कौन सा फॉर्मूला? 3n 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 इक्विवेलेंट क्या आया? n। कैसे आया? पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। अब ये और ये पैरेलल का फॉर्मूला लगाएं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, मेरे पास इक्विवेलेंट आ रहा है मिसाल के तौर पर 10, एक रेजिस्टेंस है 15, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 10। दूसरी रेजिस्टेंस मुझे बताएं कैसे निकालेंगे?
यानी दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब मैं यहां से देखता हूं मुझे 10 ओम्स मिलता है, ये 15 ओम्स है, ये कितना है? क्या ये सवाल सॉल्व करना नामुमकिन है? कैसे होगा? ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये होता है 10 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स, इसको कह दो x। ये फॉर्मूला कहां से पैदा कर लिया आपने? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने अननोन्स हैं? एक सॉल्व कर सकते हैं, हो ही जाएगा। सिमिलरली ये है n, इक्विवेलेंट चाहिए, ये है साइज 3n, इसका साइज क्या है? इसका साइज है x अपॉन 3n प्लस x। बस इसे सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व होगा? 3n प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। कैसे किया? n से n काट दिया। 3n प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, इसका मतलब है कि 3n इज इक्वल्स टू 2x, तो x किसके बराबर है? 3/2n, जिसका मतलब है 1.5n। सो इट मींस कि इसका साइज क्या होगा? 1.5n। The size of this transistor is 1.5n and this is something new। इससे पहले हमने इस तरह का काम नहीं देखा। मैं रिपीट कर दूं, क्या मेथड है? मेथड ये है कि सबसे पहले आप जिसमें ज्यादा ट्रांजिस्टर हो उस पाथ को देख के ट्रांजिस्टर्स के साइजेस फिक्स कर लें। अब जो कम ट्रांजिस्टर्स वाला पाथ है, जो उसके साथ कहीं ओवरलैप कर रहा है, आप उसमें देखें देयर वर 2 ट्रांजिस्टर्स और आपके पास ये चीज है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि 1.5n 3n, इसका साइज आ करके निकाला 1.5n आया। 1.5n looks odd, why? Because n was nMOS ट्रांजिस्टर। तो 1.5 ट्रांजिस्टर क्या मतलब? एक ट्रांजिस्टर आधा तोड़ के डाल देंगे? नहीं, n was not the transistor, n was the size of the transistor। मैं कह रहा हूं एक ऐसा ट्रांजिस्टर हो जो nMOS के साइज से 1.5 गुना हो। ये थोड़ी कहा है कि 1.5 ट्रांजिस्टर nMOS के साइज से 1.5 गुना हो। n का साइज था 400 नैनोमीटर्स, 1.5n का मतलब क्या हो जाएगा? 600 नैनोमीटर्स अपॉन 130 nm। तो यार इसमें कौन सी ऐसी बात है? जब एक ट्रांजिस्टर 400 नैनोमीटर का हो सकता है, 800 नैनोमीटर का हो सकता है, तो 600 नैनोमीटर का क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ये इस तरह की बात है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं मुझे 1.5 कुर्सी दे दे, तो 1.5 कुर्सी कैसे देंगे सर? इसको आधा काट के देंगे क्या? लेकिन मैं आपसे 1.5 कुर्सी नहीं मांगता, मैं कहता हूं यार मुझे 1.5 कुर्सी के बराबर जगह दे दो। तो आप कहेंगे सर हमारी एक कुर्सी तकरीबन 2 फुट की, आप 3 फुट जगह ले लें, दैट्स 1.5। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो 1.5n मींस ये, ठीक है। फिर अब यहां आ जाते हैं, आई थिंक इट इज टू इजी। ये एक बात है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 1 p। इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 2, 2p, इसमें 2 हैं, 2p। खत्म। सो देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द CMOS लॉजिक गेट्स एंड साइजिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। Any feedback, anything that you would like to say? कुछ कहना है, कुछ पूछना है इसमें? जी ऊपर वहां पे इतने ट्रांजिस्टर ही उस तरह नहीं थे, है ना? एक होता है ना, एक रास्ते में ज्यादा है, दूसरे रास्ते में कम है और वो ओवरलैपिंग है, वो तो बहुत ही इजी केस था। जी 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 जी, वो समझाने के लिए था खाली कि यार देखो ना, मैं आके बोलूं इसका 2n रखना है, इसको n रखना है, भाई क्यों रखना है? वो सारी चीजें उसकी जस्टिफिकेशन है। एक चीज आपने जस्टिफाई कर ली है, लेकिन मैं हर एक के अंदर वो बार बार उठा कर तो नहीं लाते, क्योंकि अगर आप जस्टिफिकेशन मान लें कि हाँ यार साइजिंग यूं ही होती है, तो उसका नतीजा क्या है? तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? उस कॉन्सेप्ट की बेसिस के लिए मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना? और कोई चीज? चलिए, थैंक यू। सही। अच्छा, तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू वुड लाइक टू आस्क? समथिंग यू वांट टू डिस्कस, कमेंट, कुछ कहना है? अच्छा भाई, अब ये बात समझ लो, ये एक बात समझ लो, अभी हमने CMOS के अंदर हमने क्या किया? हमने CMOS का ऑपरेशन समझा,
हमने उसके नॉइज मार्जिन निकाले, हमने उसका प्रोपेगेशन डिले निकाला, हमने उसकी पावर डिसिपेशन निकाली, हमने उसको यूज करते हुए सर्किट की डिजाइनिंग सीखी, हमने सर्किट की डिजाइनिंग में साइजिंग ऑफ इन्वर्टर्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सीखा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं वही कह रहा हूं, ये टॉपिक है, अभी मैंने टेस्ट भी लिया था, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, लेकिन अब अगर ये सब कुछ जो हमने पढ़ाया है, खुद सोचो कि अगर मुझे इस पर एक असेसमेंट करनी हो, एग्जाम लेना हो, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, यानी जो हमने लेटेस्ट टॉपिक किया है सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लें। ठीक है, क्या सवाल दिया जाएगा इसमें और उसमें सवाल कैसे बनेगा? आप सवाल बनाएं जी, क्या सवाल बनाएंगे? मसलन क्या इक्वेशन आप बताएंगे? इक्वेशन क्यों नहीं आइडिया? बोल दो कुछ भी, एक बताओ ना इक्वेशन। ये लिखूं एंड नैंड गेट, इक्वेशन बतानी है ना। y डैश इज इक्वल्स टू, ये तो मैंने करवा दिया, ये तो दूंगा नहीं। बोलो बोलो ना, ए बी प्लस ए बी। अब देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये चीज समझो, ए बी प्लस ए बी आप नहीं लिखते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, तो फिर क्या होगा? ए बी प्लस सी डी, है तो मैंने अभी करा दिया। जो आप बताएंगे वो देखिए, अभी हम एग्जाम का पेपर बना रहे हैं, तो y बार इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? ब्रैकेट ओपन, क्या करना है मुझे बताएं आप जी। एनीवन? सॉरी, ए बी प्लस डी बार, गुड, ठीक है ना। ये भी नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपने बिल्कुल सही फरमाया, मसला ये है, ये देखो ये इसकी लिमिटेशन है, और जो आप कह रही है ए बी डी बार, तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हाँ हम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज जस्ट लाइक ए बी प्लस सी, यही वाला सर्किट है, सिर्फ ये कर दो, यहां पे डी बार लगेगा, ठीक है, गुड इनफ। तो इसका मतलब है अब ये इसका इस तरह से सर्किट बनेगा। तो एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है? यही बात है, कुछ भी उठा के इक्वेशन लिख दो, यही मेरे लिए भी एक सवाल बन जाएगा, मैंने वो सवाल दे दिया। अब मैं क्या कहूंगा? डिजाइन एंड स्कीमेटिक, ये 1-2 नंबर का सवाल हो गया। उसके बाद उसकी ट्रांजिस्टर साइजिंग कर लो, ठीक है, ये उसका अगला पार्ट बन गया, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि दिस इज समथिंग व्हिच मींस सॉलिड मार्क्स, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सेड्रा स्मिथ उठाएं, सेड्रा स्मिथ के अंदर आपको इसके सवाल सॉल्व एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, बैक ऑफ द बुक मिल जाएंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी को बोलें मेरे लिए इस तरह के एग्जांपल्स क्रिएट करके दिखाते जाओ मुझे, वो गरीब कर करके दिखाता रहेगा, आप एंजॉय करें, क्या करें। लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, और आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई। अच्छा, ये जो हमने सब अभी बयान किया है, कुछ पूछना है क्या? अगर कोई चीज है डिस्कस करनी तो बता दें। ऑटोग्राफ दे देते हैं। सॉरी, पावर डिसिपेशन नहीं कराएंगे, ठीक है, फिर पावर डिसिपेशन बता देता हूं। पावर डिसिपेशन सीमॉस इन्वर्टर की हमने नहीं की है, चलो सही। ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हमने 0 दिया है तो हमें यहाँ पे VDD मिलेगा। सो लेट्स सी के इसके अंदर हम पावर डिसिपेशन के टॉपिक कर रहे हैं, चलो लिख भी देते हैं, पावर डिसिपेशन। सो जब हमने इनपुट 0 अप्लाई किया है, आउटपुट इज VDD,
मुझे बताइए कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सोर्स से ड्रेन तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट्स 0। इधर से कितना करंट आएगा, इस सर्किट में कितना करंट आएगा, 0 करंट आएगा। आपको पता है कि पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द करंट इज 0, so when input is equal to 0, output is VDD, the current entering the circuit is 0। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पावर डिसिपेशन कितनी होगी, कितनी पावर आ रही है, 0, तो इसका मतलब है पावर डिसिपेशन इज 0। नेक्स्ट हम देखते हैं जब इनपुट इज VDD एंड द आउटपुट इज 0। अब मुझे बताइए सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट में इस वक्त अगर आप देखिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां से कितना करंट जा रहा है, ऊपर ट्रांजिस्टर ये तो ऑफ ही हो गया। हाई इनपुट देने पर ये वाला ट्रांजिस्टर तो ऑफ हो गया ना, दैट इज 0। तो अब आपके पास 0 वोल्टेज है, करंट कितना भी हो करंट इंपैक्ट नहीं होता, तो पावर डिसिपेशन कितनी है, 0। ठीक है, तो टोटल पावर डिसिपेशन क्या होगी, ये आप समझ लीजिए ऑफ के लिए थी पावर डिसिपेशन, ऑन के लिए 0। टोटल पावर डिसिपेशन कितनी हो गई, पावर डिसिपेशन, ये हो गई। तो ये तो सीमॉस सर्किट की पावर डिसिपेशन कितनी है, 0। इसका क्या मतलब है, अगर मैं सीमॉस सर्किट के साथ एक बैटरी लगाकर चला जाऊं और अगले साल वापस आऊं तो कितनी बैटरी खर्च होगी, थियोरेटिकली 0। इट डजंट सिप एनी एनर्जी, ये बगैर एनर्जी के चले जा रहा है, कितना नेक है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ना जब इनपुट 0 होता है कोई एनर्जी खर्च होती है, ना इनपुट 1 होता है कोई एनर्जी खर्च होती है। सही है। हाउएवर, अगर आप याद करें जो हमने इस तरह से चीज देखी थी, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। जब इनपुट 0 है, आउटपुट VDD है, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। जब इनपुट 1 है, आउटपुट 0 है, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। लेकिन जिस वक्त इनपुट आप देखिए कि 0 से 1 जा रहा है, जब इनपुट 1 से 0 जा रहा है, तो उस वक्त आपके पास लेवल चेंज हो रहा है, और उस वक्त इनफैक्ट देयर आर करंट्स एज वेल। हम जानते हैं कि यहां पर कैपेसिटर होता है, और ये कैपेसिटर चार्ज भी होता है, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग भी हो रही होती है और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी हो रही होती है, और उसमें डेफिनेटली आपके पास करंट खर्च होता है जो यहां से आता है और इसके अंदर जाता है। तो जब तक इनपुट 0 रहता है, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। जब तक इनपुट 1 रहता है, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। लेकिन जब इनपुट 0 से 1 या 1 से 0 जाए, देयर इज पावर कंजम्पशन। दैट इज व्हाई वी से कि ये जो पावर है ना, ये है स्टैटिक पावर। तो सीमॉस की पावर 0 नहीं होती है, सीमॉस की स्टैटिक पावर कंजम्पशन, यानी एज लॉन्ग एज आप इनपुट को छेड़े नहीं। इनपुट 0 है तो 0 ही रहे, इनपुट 1 है तो 1 ही रहे, तो इस दौरान में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होती। लेकिन जब इनपुट ट्रांजिट करता है, चेंज होता है फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, तो उस वक्त देयर इज पावर कंजम्पशन। अच्छा, कितनी पावर कंजम्पशन होती है, उस पावर कंजम्पशन का क्या नाम होगा, डायनामिक पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि डायनामिक पावर कंजम्पशन कितनी होगी। तो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पर इन्वॉल्व है आपके एक अदद कैपेसिटर साहब, और आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो हमने देखा है वो होती है ½ CV²। राइट, तो एक बार चार्जिंग के लिए आपकी पावर आएगी, एक दफा डिस्चार्जिंग के लिए पावर होगी। तो अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो दैट वुड बी इक्वल टू CV²। ये क्या हो गई, ये हो गई एनर्जी। अभी तक तो एनर्जी की बात हो रही है, पावर किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम के। तो आप ये देखें कि एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक कोई से भी 2 सिमेट्रिकल पॉइंट, उसमें अगर आप देखें तो एक दफा चार्जिंग और एक दफा डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग अपने आप को कितने टाइम में रिपीट कर रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अपने आप को एक्चुअली एक
टाइम पीरियड में रिपीट कर रही है। तो अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो आप ओवर द एंटायर ड्यूरेशन निकालेंगे एंड दैट ड्यूरेशन इज द टाइम पीरियड। तो एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड इसको हम लिख सकते हैं FE, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। FE का मतलब क्या हो जाएगा, FCV स्क्वायर। सो जो डायनामिक पावर कंजम्पशन है सर्किट की वो FCVDD स्क्वायर के बराबर है, राइट। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, मेरा ख्याल है पावर डिसिपेशन, क्योंकि मैं एक ही चीज की रिपीट टेलीकास्ट चलाता हूं तो याद ही नहीं रहता कौन से एपिसोड कौन से चैनल पे आई थी, तो इस वजह से मेरा ख्याल है मुगालता हो गया। एनीवे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, P इज इक्वल्स टू FCVDD स्क्वायर। पावर कंजम्पशन जो CMOS की है एक्सक्यूज मी, वो 3 चीजों पे डिपेंड करी है। कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस एंड VDD। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें से कौन सा होगा? एनी गेसेस? VDD। क्यों भाई? VDD डबल होगा तो पावर कंजम्पशन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी एंड मोर ओवर अगर VDD हाफ होगा तो पावर कंजम्पशन 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आप क्या चाहेंगे? VDD को ज्यादा से ज्यादा करना है, कम से कम। तो वो जो मैं आपसे हमेशा कहता रहा और आप लोगों को आज तक उस पर यकीन नहीं आया, ना आप उसे छोड़ने के लिए तैयार है, आपका मनपसंद VDD कितना? 5 वोल्ट्स। VDD है तो 5 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स और नथिंग, ठीक है ना। तो भाई ऐसा नहीं है, दुनिया क्यों 5 वोल्ट से हटी है वो ये देखें, VDD स्क्वायर। अगर आप VDD वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी पावर कंजम्पशन कितनी होगी? मैं आपसे कहता हूं यार VDD को तुम 3.3 कर दो, ठीक है। सो अगर आप VDD को 3.3 भी करते हैं, 5 से कम करके 3.3 करें, विच इज कितना लेस, सॉरी लीजिए 30% लेस, तो आप तकरीबन आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो 10 टाइम्स कम हो जाती है। अगर आप 1/3 करेंगे तो वो 1/9 तकरीबन आपके पास पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी आज की दुनिया में। इसलिए VDD को कम से कम किया जा रहा है। अभी जो सर्किट्स चल रहे हैं उसमें VDD कितना है? उसमें VDD 0.6 वोल्ट्स होता है, 0.8 वोल्ट्स होता है। सो दैट्स व्हाई VDD इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। एक बात। सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कैपेसिटेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये कैपेसिटेंस कहां से आई? ये ट्रांजिस्टर के अंदर से आई। तो क्या हम यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर रखेंगे? नहीं, बड़ा ट्रांजिस्टर ज्यादा पावर लेगा, छोटा ट्रांजिस्टर कम पावर लेगा। और इत्तेफाक है कि अभी हम साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बातें कर चुके हैं, तो आप ये देखें, वैसे तो हमें लगता है N सारे ट्रांजिस्टर मिनिमम साइज के रखें, लेकिन क्या है कि जब सारे ट्रांजिस्टर मिनिमम साइज के रख देते हैं अगर, तो फिर आपके पास सिमेट्री और सारे मसले मसाइल आते हैं। तो यहां पे हम कैपेसिटेंस को एक खास हद से नीचे नहीं कर सकते। तीसरी चीज पे बात करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसा रखना चाहिए? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा क्यों रखना चाहिए? हम फास्ट सर्किट बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास तो भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये कहता है कि भाई आप अपना प्रोसेसर चलाएं 1 किलोहर्ट्ज की स्पीड पे, जबकि हम चाहते हैं कि हम प्रोसेसर चलाएं 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे। लेकिन हम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा पावर डिसिपेशन के मसाइल आएंगे, तो सर्किट उतना ज्यादा हीट अप होने लगेगा। तो जो सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी अराउंड 2005 सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ना रुक गई है, प्रोसेसर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ना अराउंड 2005-2006 हम तकरीबन 4-5 गीगाहर्ट्ज पर हो गए, आज से 20 साल पहले। यार 20 साल में सब कुछ हो गया, लेकिन आप 5 गीगाहर्ट्ज से 15 गीगाहर्ट्ज पर भी अपने सर्किट्स नहीं लेकर गए। व्हाई? क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं पावर डिसिपेशन के मसले और उसकी हीट को डिसिपेट करना और सब करना बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इक्वेशन और ये पूरी चीज को गवर्न करती है। और अच्छा हुआ कि चले, अच्छी बात है कि टॉपिक हो गया यहाँ पे, और इससे हमें अंदाजा होता है लिमिटेशंस का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का CMOS की। CMOS के जरिए आप हर किस्म का सर्किट बना सकते हैं। अच्छा बाय द वे, एक और चीज मैं अभी वार्न कर दूं, मैंने क्या काम करवाया है, ठीक है। असल लोगों को शिकायत होती है पढ़ाते कुछ हैं और देते कुछ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यस ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें आप ये देखें कि मैंने आपको इक्वेशन लिखकर सर्किट बनाना सिखा दिया, हो गया। मैं एग्जाम में क्या दूंगा? मैं सर्किट देकर पूछूंगा इसकी इक्वेशन बताओ,
क्या उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है? उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। जब आप सबसे पहले हमने बनाया था और सर्किट बना के फिर मैं आया और मैंने कहा कि भाई NAND गेट है, प्रूफ तो करो कि NANड गेट है। कैसे प्रूफ किया था? ट्रुथ टेबल के जरिए। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई सर्किट दे दिया है, इसकी इक्वेशन बताएं, तो ए आप परेशान हो सकते हैं, आप इंटिमिडेट हो सकते हैं, खौफजदा हो सकते हैं, और दूसरी बात आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह आज तो किस्मत खुल गई, क्योंकि दिस इज वेरी इजी। आपने करना क्या है? आपने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है, दैट्स इट। तो वो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। सो एनीवे, तो ये चीज है। पॉइंट ये है कि वी कैन डू एनीथिंग विद दिस लॉजिक गेट्स सीमॉस के जरिए। तो क्या दुनिया में लॉजिक गेट्स बनाने का वाहिद तरीका है? नहीं। जब भी कोई इसी चीज का कोई दूसरा या तीसरा तरीका आता है तो उसके सर्टेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सीमॉस के क्या फायदे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि सीमॉस की क्या लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे कोई बता सकता है सीमॉस की क्या लिमिटेशन है? सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक बात अभी हमने की, वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड लॉजिक बनाता है, नॉन इन्वर्टेड लॉजिक नहीं बनाता, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कैपेसिटेंस वाली चीज इसके अंदर जी है, हम क्या करें? तो ये सर्किट्स दे आर नॉट वेरी फास्ट। जो कीवर्ड है ना जिसके ऊपर सारा गेम चल रहा है वो क्या है? दैट इज आइदर द स्पीड और द एनर्जी, ठीक है। स्पीड है, एनर्जी है, नॉइज है। कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें नॉइज इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जो हम जिन पैरामीटर्स पे खेलते हैं ना, एक होता है नॉइज, एक होती है स्पीड, एक होती है पावर, एक होता है एरिया, यानी सर्किट का एरिया कम से कम हो। आपको छोटे से छोटा सर्किट बनाना है। अब होता क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं दे फॉर्म अ मैट्रिक्स। आपको एक वक्त में सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इस सर्किट की नॉइज इम्यूनिटी बेहतरीन है, ठीक है। इसकी पावर कंजम्पशन, स्टैटिक पावर कंजम्पशन इज 0 है, विच इज गुड। डायनामिक पावर कंजम्पशन है, लेकिन चलो ठीक है। एरिया की बात करें तो इसका एरिया कुछ लेता है, इससे छोटे एरिया की कोशिश की जाती है, इससे फास्टर सर्किट की कोशिश की जाती है। तो हम सबसेक्वेंट जो फैमिलीज देखेंगे उसमें यही होगा कि किसमें स्पीड अच्छी है, किसमें एरिया। और इवेंचुअली जब आप एग्जाम में जाएंगे और आगे लेटर लाइफ में, तो आपसे लोग ये नहीं कहते कि यार तुम सीमॉस से सर्किट बना दो। प्रॉब्लम इस तरह नहीं आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि यार कस्टमर का एरिया का बजट इतना है एंड वी हैव टू डिजाइन द सर्किट। कौन सी लॉजिक फैमिली के ऊपर करेंगे? तो बात वहां से उस लिहाज से टॉप लेवल से आती है। जो मैं आपको बता रहा हूं मैं बॉटम अप बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम आती है वो टॉप डाउन आती है। तो इसीलिए जब हम सब कुछ पढ़ा लेते हैं तो एग्जाम में जो सवाल होता है वो टॉप डाउन होता है कि अ कस्टमर इज आस्किंग फॉर दिस, नॉइज इम्यूनिटी इज पैरामाउंट फॉर हिम अबव एवरीथिंग। आप बताएं आप कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे? इस टेक्नोलॉजी में आप NAND NOR गेट बनाकर दिखा दें, कर दें। बाज़ औक़ात ये होता है कस्टमर ऐसी रिक्वायरमेंट देता है जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो देयरफॉर मैं आपको जो सवाल देता हूं उसमें होता है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। अब होता ये है कि एक ने कुछ और सोल्यूशन बनाया, दूसरे ने कुछ और सोल्यूशन बनाया, दोनों परेशान है कि मेरा सही है उसका सही है, जबकि इनफैक्ट दोनों का इंशाल्लाह सही होगा, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम नई टोपोलॉजी शुरू करेंगे।